जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पीएससी जीएस पेपर 5 नंबर का, जो 29 सितंबर 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट पे हुआ है। किस प्रकार के क्वेश्चन है 2023 के अंतर्गत पूछा गया। अब ऑप्शनल हटा दिया गया है। अब ऑप्शनल की जगह 5th और 6th नंबर का जो पेपर है उत्तर प्रदेश जीएस को इंक्लूड कर दिया गया। किस प्रकार से रिलेट किया गया है इसके अंतर्गत पर हम शॉर्ट रूप से थोड़ा सा क्वेश्चनों को भी साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। न्यू बिगनरों को मैं बता दूं 200 मार्क्स का पेपर होता है। 3 घंटे के अंतर्गत पे 180 मिनट मिलते हैं आपको। 20 क्वेश्चनों को इसके अंतर्गत पे सॉल्व करना होता है। पार्ट ए और पार्ट बी में यहाँ पर क्वेश्चनों को बांटा होता है। पार्ट ए के अंतर्गत पे 10 क्वेश्चन है, पार्ट बी में भी 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन होती है। पार्ट ए के अंतर्गत पे आपको शॉर्ट टाइप आंसर देना होता है 125 125 शब्दों में। पर क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है, तो 80 नंबर का पार्ट ए होता है। ठीक है ना, 80 मार्क्स का। और पार्ट बी के अंतर्गत की बात करें तो आपको लॉन्ग टाइप आंसर देना होता है, जिसके अंतर्गत पे 200 शब्दों पर आपको आंसर देना होता है। पर क्वेश्चन 12 मार्क्स का होता है। 10 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे होते हैं, तो 120 120 नंबर इसके अंतर्गत हो गया। टोटल 200 हो गया। ठीक है, 200 मार्क्स का। क्वेश्चनों का जो क्राइटेरिया बांटा गया है, जो वर्ग बांटा गया है, तो उसके अंतर्गत हमने देख लिया। और उसके बाद में कह रहा है कि आपको वर्ड लिमिट को ध्यान में देखते हुए सॉल्व करनी है। और अगर कोई पृष्ठ वगैरह आप खाली छोड़ते तो ऐसे काट देना है, एटसेट्रा। कोई आपको डिजाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है सेक्शन ए के अंतर्गत पे। पहला क्वेश्चन पूछा गया यहां पर, उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता के नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण करना। अगर महाधिवक्ता को नहीं समझते आप समझिए एडवोकेट जनरल के नियुक्ति, उसके जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत तथा उसके कार्य क्या है, उनका आपके द्वारा क्या करना है, आलोचनात्मक परीक्षण इसके अंतर्गत पर आपको करनी है। ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन कोई ज्यादा इतना है नहीं समझने की आवश्यकता, क्योंकि आप यूपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको शॉर्टली समझना होगा। और 1 मिनट के अंतर्गत से कम 30 सेकंड 20 सेकंड के अंतर्गत पे क्वेश्चन को समझना होता है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये पार्ट बी का आ गया। थोड़ा सा पार्ट बी का, पहले पार्ट ए का ही देख लेते हैं। तो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, दूसरे नंबर का क्वेश्चन हो गया, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए, राज्य राजनीति में उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे जो क्षेत्रीय दल हैं आप जानते होंगे, तो वो जो रीजनल पार्टी हो गया, ठीक है ना, रीजनल पार्टी की बात करें क्षेत्रीय दल कहा जाता है कि प्रकृति की विवेचना करनी है और राज्य राजनीति में उनके महत्व पर प्रकाश डालना। और राज्य के अंतर्गत पे उनका क्या महत्व है, क्या चीजें हैं, उसके अंतर्गत पर आपको क्या करनी है, इसके अंतर्गत पर हाईलाइट करनी है, उस पर प्रकाश डालना। 8 नंबर का होगा, मतलब 4 नंबर के बेस में इसमें लिखो, 4 नंबर इसमें, 8 नंबर ये हो गया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना जिसके कहा जाता है, अगर बात करें तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान हो गया, जीपीडीपी जिसको कहा जाता है, के निर्माण के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में जो ग्राम पंचायत विकास योजना है, जिसको ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में जीपीडीपी कहा जाता है, तो के निर्माण के प्रमुख जो चरण है उनका इसके अंतर्गत पे वर्णन करना था। ठीक है ना। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बृहत्तर संभावनाओं पर प्रकाश डाले। देखिए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे जो पर्यटन के क्षेत्र पर है, पॉसिबिलिटीज की बात कही गई है, तो जिसको बृहत्तर संभावनाओं की बात करें तो टूरिज्म बेस के अंतर्गत पे हाईलाइट आपको इसके अंतर्गत पे वो करना है। ठीक है ना। जैसे कहा गया कि ग्रेटर पॉसिबिलिटी, जिसको कहा जाता है बृहत्तर संभावनाओं को, थोड़ा सा इंग्लिश अगर आप रिलेट करेंगे तो तब आप क्वेश्चन को समझेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन की जो ग्रेटर पॉसिबिलिटीज है, जो संभावना है, उस पर आपको प्रकाश करना था सारा। इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। ये 5th नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। मैं क्लियर करके वापस बताता हूं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 5th नंबर का, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। देखिए जो सिक्योरिटी चैलेंजेज हैं बॉर्डर के बेस के अंतर्गत पे, एक राज्य से दूसरे राज्य के बेस में, तो ऐसा नहीं है कि अगर इंटरनेशनल बॉर्डर जो लगता है जैसे नेपाल के साथ में और वैसे कहाँ कहाँ लगता है आप जानते हैं थोड़ा सा, तो जो भी मैं अभी यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं करूंगा। तो जैसे इंटरनेशनल जो बॉर्डर लगता है, तो उस सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा में कैसे चुनौतियां पैदा करता है। फिर उसके बाद में स्टेट के अंतर्गत पे और स्टेट कौन कौन से लगते हैं, उसके अंतर्गत पे क्या क्या चुनौतियां आती हैं, तो उनका व्याख्या इसके अंतर्गत पे करना है। ऐसे करके लिखना होता है, ऐसे नहीं कि कुछ हवा पे लिखते हुए चलते हुए आओ। ठीक, अब आगे बात करेंगे पेपर नंबर 6 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो आगरा के स्मारकों की वास्तुगत विशेषताओं की विवेचना करनी। देखिए आगरा के अंतर्गत पे आपको क्या करना, वहां के जो प्रमुख स्मारक हैं, आर्किटेक्चरल बेस के अंतर्गत की बात कही गई है।
आर्किटेक्चर जो फर्दर ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा, ठीक है ना। तो आगरा के स्मारकों की जो वास्तुगत विशेषताओं की विवेचना आपको इसके अंतर्गत पे करनी थी। 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया, कोई ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं। 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों की पहचान कीजिए। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पर हड़प्पा जैसे 16 महाजनपद हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि 8 महाजनपद तो आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पर ही हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पर जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरास्थल हैं उनकी पहचान करनी। देखिए जो पूरा जब आप इंडियन जब ज्योग्राफी पर जो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री पढ़ने के साथ में जब आप वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का रिलेट हो जाता है। तो उसके अंतर्गत पर ही आपको लिखना है कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा संबंधी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर साक्ष्य हैं, क्या 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 चीज़ें यहाँ पर मिलते हैं। ठीक, 8वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो 8वें नंबर का क्वेश्चन है अशोक आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के भूमिका की विवेचना कीजिए। देखिए जो यहाँ पर बात करेंगे तो जो नॉन कॉर्पोरेशन बेस के अंतर्गत मूवमेंट जो इसके अंतर्गत पर हुआ था, तो आपको क्या करना है, अशोक आंदोलन के द्वारा जो अशोक आंदोलन अब भारत के अंतर्गत जो अशोक आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, इस आंदोलन के द्वारा आंदोलन में उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या भूमिका था, यहाँ के एटसेट्रा जो भी यहाँ पे क्रांतिकारी थे या इस भूमि का क्या योगदान था, सारा इसके अंतर्गत पर आपको डिस्कस करना था। काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, ठीक समझ गए होंगे, कोई आवश्यकता नहीं ज्यादा। 9 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के प्रमुख उद्देश्य क्या है, विवेचना करनी है। जैसे कहा कि व्हाट आर द की ऑब्जेक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर पॉलिसी, जो इसके अंतर्गत है 2021, इसके अंतर्गत आपको पूरा डिस्कस करना था। डाटा सेंटर जो नीति लाई गई थी ना 2021 बेस में, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, आपको 8 नंबर के अंतर्गत पे लिखना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, 125 शब्दों में, तो आप कम शब्दों में भी बहुत अच्छे रूप से परिभाषित कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। 10 नंबर का है शॉर्ट टाइप से जो आंसर लिखना था आपको 125 शब्द में। तो इसमें कहा गया है कि प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों में बदलने के प्रयासों में ऑपरेशन कायाकल्प कितना महत्वपूर्ण है, विवेचना कीजिए। देखिए करंट अफेयर बेस के अंतर्गत हाल ही में देखिए एक ऑपरेशन कायाकल्प करके उत्तर प्रदेश में एक योजना चलाई गई, जिसका मतलब क्या था कि जो प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं 1 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर आगे तक 10th या 12th तक बेस वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालय, मतलब उनको आदर्श जो गवर्नमेंट विद्यालय है उनको आदर्श विद्यालयों में बदलने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प किस प्रकार से महत्वपूर्ण रहा है, इसका आपको क्या करनी है, विश्लेषण करनी है, आलोचना नहीं करना है गवर्नमेंट की योजना को। एक चीज ध्यान रखना कभी भी आप एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं तो। अब देखिए लॉन्ग टाइप जो आंसर है, लॉन्ग टाइप से आपको आंसर यहां पर देनी है। 11 नंबर का है, 200 शब्दों के अंतर्गत पे इसको आंसर देना था। ये क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। भूमि सुधारों से भूमिहीन कृषि मजदूर कैसे लाभान्वित हुए हैं। देखिए इसके अंतर्गत पे जो यहाँ पे लैंड रिफॉर्म लाया गया उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे, तो वो उसके जो विभिन्न चरण थे, उन चरणों के आपको यहाँ पर क्या करना था, जो अलग अलग इसके रूप में क्या थे चरण थे, उनकी इसके अंतर्गत पे विवेचना करनी थी। और भूमि सुधारकों से भूमिहीन कृषि, देखिए जो भूमि सुधार लाया गया, कानून लाया गया, तो उसके बाद में भूमि कृषि जो भूमिहीन कृषि मजदूर थे तो उनको कैसे इसके अंतर्गत पर लाभ प्राप्त हुआ। जैसे आप थे, आप एक भूमिहीन कृषि अपने को लेकर देखिए कि यदि आप एक भूमिहीन कृषि मजदूर थे और अगर राज्य गवर्नमेंट के अंतर्गत पर भूमि सुधार के विभिन्न चरणों को लाया गया, कब कब कौन से चरण लाए गए और उसका आपको क्या प्रॉफिट मिला, उसको आपको अपने शब्दों में 200 शब्दों में लिखना था। काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा गया। ठीक है, अब देखेंगे पार्ट बी के अंतर्गत पर जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया ये क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका का परीक्षण कीजिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बेस को रिलेट कर दिया गया यहाँ पर। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बेस के अंतर्गत पे एडमिनिस्ट्रेशन में जो मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, तो उसकी भूमिका, उसका क्या रोल होता है, उसका परीक्षण आपको इसके अंतर्गत पे करना था। ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो आपको ये टॉपिक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, जिस भी स्टेट से आप हैं या सेंट्रल बेस से जिसका भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 13 नंबर में 13वें नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पर प्रकाश डालें। क्या यह उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस की दिशा में एक अच्छी पहल है, परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन 3 रूपों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करी गई है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बेस के अंतर्गत पे क्या कहा गया है कि ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट परियोजना पर आपको क्या करनी है, प्रकाश डालना, मतलब नजर डालनी, आपको इसके बारे में लिखना है क्या है ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। फिर बात करनी है क्या यह उत्तर प्रदेश यूपी में ई गवर्नेंस की दिशा में अच्छी पहल है, क्या ये ई गवर्नेंस
गवर्नेंस की बेस के अंतर्गत पे ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव साथ को रिलेट करके लिया गया है और थोड़ा सा एटसेट्रा बेस को भी साथ में लेते हैं। आप समझ रहे होंगे क्वेश्चनों को। क्या यह उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस की दिशा में एक अच्छी पहल है? तो परीक्षण कीजिए, कह रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे का क्वेश्चन। 14वें नंबर की बात करें तो ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जाति पदानुक्रम तथा शक्ति संरचना किस प्रकार संसाधनों तथा अवसरों तक पहुंच को प्रभावित करते हैं, विवेचना कीजिए। क्वेश्चनों को वापस रिपीट करेंगे तोड़ तोड़ के। ग्रामीण उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण एरिया है वहां पे जो जाति का क्या है, पदानुक्रम, जाति के हिसाब से जो पद का क्रम वहां पे उसके अंतर्गत पे है, तथा शक्ति संरचना, तथा जो शक्ति संरचना किस प्रकार संसाधनों तथा अवसरों तक पहुंच को प्रभावित करता है। जो उसके अवसर है, जो उसकी संरचना है, गवर्नमेंट के जो भी अवसर है, जो भी संरचना मतलब संसाधन है या जो भी उसके गवर्नमेंट के द्वारा अवसर दिए जाते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो उत्तर प्रदेश के जाति का पदानुक्रम है तो उसको उनको किस प्रकार से इनका लाभ मिल रहा है, किस प्रकार हानि हो रही, किस प्रकार उनके पास में तक ये चीज़ें नहीं पहुंच रही, तो उनके बारे में इसमें बात करनी है। ठीक है, विवेचना कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर टाइम पे पूछा जाता है। यूपीएससी बाद में कहो या स्टेट पीएससी बेस में कहा तो हर राज्यों के बेस में इस प्रकार के क्वेश्चन रिलेट हो जाती हैं, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि ऑप्शनल बेस में हटा के, जैसे अभी तो उत्तर प्रदेश में तो 56 नंबर का पेपर का यूपी जीएस कर दिया गया। पहले तो जो और पेपर होते थे ऑप्शनलों के साथ साथ में सारे क्वेश्चनों को रिलेट कर देते थे बीच बीच में। ये तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो गया कि आप एक अलग से पढ़ते हैं ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई इश्यू क्रिएट ना हो। आप जब पहले पढ़ते थे तो जीएस फर्स्ट सेकंड के साथ में आपको और क्वेश्चनों के साथ में भी इसको लिखना होता था, थोड़ा सा अटपटा हो जाता था। तो ये काफ़ी अच्छा पहल किया गया ऑप्शनल को भी हटा के। तो इसी के अंतर्गत पे ये क्वेश्चन जैसे यूपीएससी में भी आता है तो वहाँ पर भी ऐसे पूछ लेता है, पूरे भारत के अंतर्गत पे कह देगा वहाँ पे। और जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एटसेट्रा 28 स्टेट 9 यूटी जहाँ पे उस राज्य के अंतर्गत पीएससी होता है तो वहाँ पर ये क्वेश्चनों को रिलेट कर देते हैं अधिकतर मात्रा में। ठीक है ना, अब आप समझ गए होंगे क्रम। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, संगठित अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स जिसको एसटीएफ कहा गया। देखिए एसटीएफ आप न्यूज़ में बहुत सुनते होंगे। एसटीएफ क्या, तो उसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल टास्क फोर्स की भूमिका का वर्णन कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, करंट के साथ में रिलेट करते हुए 200 शब्दों में आप आसान शब्दों में इसको लिख सकते थे और लिखा भी होगा, जिसने लिखा भी है आप लोगों ने। ठीक है, अगर आप लिखने वाले थे तो आप लिख सकते थे इसमें काफ़ी अच्छे शब्दों में। जो संगठित अपराध होता है, ठीक है ना, जो मिलकर अपराध करते हैं तो उसके अंतर्गत पे जो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। आप सुनते होंगे, तो उसकी भूमिका किस प्रकार से निकल के आए, क्या प्रॉफिट मिला, क्या चीज़ है, इसमें बात करी गई है। ठीक है ना, अपराध रोकने के लिए। 16वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। 16वें क्वेश्चन में बात करी गई है, एक किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। जो बाबा रामचंद्र की उपलब्धियाँ थी उत्तर प्रदेश बेस के अंतर्गत पे, तो ये थोड़ा सा देखना है आपको। यदि आप स्पेशल उत्तर प्रदेश पीएससी पढ़े तो उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो बाबा रामचंद्र थे तो उनकी राकेश सारस्वत जी के किताब पे ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है ना, किसान नेता के रूप में जो बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों का विश्लेषण करना था आसान शब्दों में, कि उन्होंने किसान नेता के रूप में किस प्रकार से काम किया, उनकी उपलब्धियां क्या है, क्यों आज उनको माना जाता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, तो वो कौन थे। थोड़ा सा बायोग्राफी को साथ में रिलेट करके आप लिख सकते थे थ्योरेटिकल बेस में और पॉइंटों को बना के, जो भी उनके द्वारा योजनाओं की मांग की गई और जो गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया, सारे के सारे पॉइंट टू पॉइंट लिखने होते हैं। अब लिखने का प्रोसेसिंग आपको पता है, यहाँ पे इतना बात नहीं होगा। अब 17वें नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे। 1857 के जो स्वतंत्रता क्रांति में, ठीक है ना, स्वतंत्रता समर की बात कही गई है इसके अंतर्गत पे, तो मैं उत्तर प्रदेश के योद्धाओं के योगदान पर प्रकाश डालिए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये हर टाइप पे रिलेट करता है, हर टाइम कहीं ना कहीं देखेगा, हर स्टेट के अंतर्गत पे। जैसे जैसे पूछ लेगा कि अगर आप उत्तराखंड से हैं तो 1857 की क्रांति के अंतर्गत पे उत्तराखंड का क्या योगदान था, या 1857 की क्रांति के द्वारा उत्तर प्रदेश का क्या योगदान था, मध्य प्रदेश का क्या योगदान था, राजस्थान का क्या योगदान था, गुजरात का। 28 स्टेट जो होती है तो उनमें ये ऐसे क्वेश्चन रिलेट कर देता है, बस उस स्टेट का दे देता है जिस स्टेट की पीएससी का एग्जाम हो रहा होता है। तो आप समझ होंगे, जैसे यहाँ पर कहा गया कि 1857 का जो स्वतंत्रता समर के बेस के अंतर्गत, तो स्वतंत्रता जो क्रांति चली थी, तो उत्तर प्रदेश के योद्धाओं के योगदान का प्रकाश डालना, जो यहाँ के योद्धा थे उनके नाम लिख के, और उनके द्वारा क्या चीज़ किया गया, कब कौन था, किसने क्या आंदोलन में भाग लिया था, और कौन बलिदान हुआ था, और किसने किस प्रकार से यहाँ पर कार्य किए थे, सारा वर्णन इसके अंतर्गत तो आपको 200 शब्दों में करना था। काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा गया। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है, व्याख्या कीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे बौद्ध संबंधी जो प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का क्या महत्वपूर्ण, ये ऐसे भी जो ये बौद्ध धर्म और बौद्धिज्म और जैनिज्म बेस की जो बात कही जाती है ना, तो अगर आप जो भी स्टेट की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसी प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश पीएससी है तो उत्तर प्रदेश को रिलेट कर दिया कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है, व्याख्या कीजिए। ऐसे पूछ लेता बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तराखंड का महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण स्थान है, व्याख्या कीजिए। या पूछ लेता कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में आप जिस भी स्टेट के अंतर्गत में उस स्थान का क्या महत्वपूर्ण स्थान है, व्याख्या कीजिए। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, दोनों साथ में रिलेट करते हुए इंडियन अगर बात करेंगे तो इंडियन हिस्ट्री और स्टेट हिस्ट्री को साथ में कंपैरिजन करके, क्योंकि अब देखिए जो इंडियन हिस्ट्री बनती है तो क्या बनती है, स्टेटों से लेकर तो बनती है, लेकिन अब पर्टिकुलर स्टेट पीएससी की बात की जाती है तो स्टेट को एक पर्टिकुलर लेके पूछा जाता है यहाँ पे एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चनों को। ठीक, बात समझ गए होंगे। 1900 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम आयुष विश्वविद्यालय के स्वरूप और उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश में स्थापित जो प्रथम आयुष विश्वविद्यालय है, आयुष यूनिवर्सिटी जो है स्टेबलाइज्ड इन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसके स्वरूप और उसके उद्देश्यों की विवेचना करनी है। देखिए अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे जो मंडल हैं 17 मंडलों के अंतर्गत पे 75 जो है, ठीक है ना, 18 मंडलों के एवरेज का बांटा गया। तो उसके अंतर्गत पे जो यहाँ पर क्या है कि उनके जो स्वरूप है उनके उद्देश्यों की इसके अंतर्गत पे क्या करनी है, विवेचना करनी है। तो इन मंडलों के अंतर्गत पे जो 75 जिले हैं तो किस जिले के अंतर्गत पे इसको स्थापित किया गया, किस एरिया के अंतर्गत पे, किस तहसील के अंतर्गत पे, और प्रथम आयुष विश्वविद्यालय का जो स्वरूप है और उसके उद्देश्यों की इसके अंतर्गत पे विवेचना इसके साथ में करनी थी। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। और 20 नंबर का जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया इसमें क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति 2018 के संदर्भ में क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति 2018 के संदर्भ में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों, पहलों और नीति निर्देशों का परीक्षण आपको इसके अंतर्गत पर करना था। क्या करना था, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पर जो क्या चीज चल रही है यहाँ पर, स्वास्थ्य नीति 2018 के संदर्भ में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया गया और क्या पहल की गई। काफी अच्छा, काफी इजी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर पूछा गया है। क्या कहा गया, लास्ट रिपीट करता हूं मैं, उत्तर प्रदेश जो स्वास्थ्य नीति 2018 के अंतर्गत पर लाया गया तो उसके अंतर्गत पर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में जो राज्य सरकार के द्वारा प्रयास किए गए, जो उसके द्वारा पहल की गई और जो नीति निर्देशों का परीक्षण किया गया उसको क्या करना है, नीति निर्देशों का इसके अंतर्गत पर यहाँ पर आपको परीक्षण करना था। देखिए काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे क्योंकि इस बार जो यूपी पीएससी बेस में मेन से एस्पिरेंट मेन से लिखने वाले थे उनका जो ऑप्शनल हटा के यूपी पीएससी जीएस उत्तर प्रदेश का जीएस 5th और 6th नंबर का पेपर शुरू किया गया। तो इस बार पहली बार शुरू किया गया 2023 वाले में। तो इनको कंफ्यूजन था कि या कंफ्यूजन था एस्पिरेंटों को कि किस प्रकार से क्वेश्चन है पूछेगा। देखिए काफी इजी क्वेश्चनों को इसके अंतर्गत पर पूछा गया। सब क्वेश्चन पेपरों को मेरे द्वारा आपके लिए डिस्कस किया जा रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 29 सितंबर 2023 को लास्ट पेपर है, शाम के शिफ्ट के अंतर्गत पे 2 बजे से लेकर जो 5 बजे तक चलेगा। और इसके अंतर्गत तो हम लास्ट जो 6 नंबर का पेपर है उत्तर प्रदेश जीएस का पेपर नंबर 6 उसमें डिस्कस करेंगे कि वहां पे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए रिलेट किया गया और किस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को समझने की आवश्यकता थी और कैसे आपको आंसर लिखने की आवश्यकता होती है, एक्सेट्रा हम डिस्कस करेंगे। बाद में हम देखेंगे कि मेन से कैसे लिखा जाता है, वो कभी डीपली डिस्कस करेंगे। अभी सॉलिड रूप से हमने समझ लिया कि उत्तर प्रदेश पीएससी जीएस नंबर 5 जो उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस है, कैसे करके इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे आपको इसका आंसर लिखने थे। चलिए आज का इन्फॉर्मेशन वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम आपसे मिलेंगे।